नमस्कार, मैं मोहन दुबे, VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जिनको कुछ अलग पहचान की जरूरत नहीं है, जो 5 बार सांसद रहे हैं, जिन्होंने अटल जी के कार्यकाल में मंत्री रहकर काम किया है। ऐसी बड़ी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है और उनसे हम जानेंगे उनका जीवन परिचय और क्या कुछ नई नीतियां आनी चाहिए और युवाओं को क्या मार्गदर्शन होना चाहिए। ये सब बातें हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। MK अन्ना पाटिल जी हमारे साथ है, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और 5 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसी महान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहली बात तो ये कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में आपने उनके साथ काम किया है और मंत्री रह चुके हैं। किस तरह का कामकाज उनके कार्यकाल के दौरान हुआ और क्या कुछ नई नीतियां सामने आई थी? एक्चुअली क्या कहे तो बहुत से भारतीय जनता पक्ष की जो उपलब्धियां जैसे क्रांतिकारी कहते हैं उस तरीके से काम उस टाइम को हुआ था। और इतना ही नहीं, जो चीज़ें हमें ज़रूरत थी, चाहे वो देहात के लिए हो और सिटी के लिए हो, लेकिन जिसकी बहुत ही ज़रूरत है वो नीतियाँ सारी उस टाइम को हो रही थी। और मैं बड़े अभिमान से कह सकता हूँ कि उस टाइम को भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ी उपलब्धियों में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का काल था। और इसीलिए मैं ये बता सकता हूँ कि कई नीतियाँ अच्छी तरह से हुई। जैसे मान लो आप, जैसे मैं कहूँगा कि उस टाइम में जब इंडिया में सारे क्रूड ऑयल के बारे में कहा जाए तो कम से कम 8 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता था। इतना ही नहीं, हमारे पास जो बुनियादी थी ऑयल के बारे में वो 15% तक गिर गई थी और हम 85% तक हम फारे से या इंपोर्ट से ही डिपेंडेंट करते थे। और इसलिए हमें ये लगता था कि हम लोग ऐसे ही रहेंगे तो कई काल में, चाहे 10 साल में, 15 साल में हमें कुछ जीरो पर आ जाएंगे और हमारा सारा इंपोर्ट उसी पर जाएगा। और जो हमारा ट्रेड होता था वो ट्रेड में करीब ट्रेड डिफिसिट का पूरा जो पहला वजह था वो क्रूड ऑयल का ही था, वो 45% तक जाता था। इसीलिए सारी डिपेंडेंसी हमें कैसी पूरा हमारा एक उपलब्धियाँ करना चाहिए, इसका सोच उस टाइम को बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। और मुझे बड़ी खुशी से कहता हूँ कि उस बारे में हमने बहुत बड़ा पहले से काम किया था। कई सालों से मैं सांसद होने के बारे में पार्लियामेंट में 0 आवर्स में उस पर मैं हमेशा एक बिल लाता था, चाहे वो 0 आवर्स में हो, चाहे वो कुछ टाइम पर हो। जैसे मान लो कहता था कि हमें ये क्रूड ऑयल का और इंपोर्ट का कम करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी रिसोर्सेस है, उस पे से इथेनॉल एक है, इथेनॉल है, बायोडीजल है, जो हमारे पास नेचुरल मटेरियल अवेलेबल है, उस पर हम क्यों न ध्यान दें, उस पर क्यों न करें। इसी तरह से पॉलिसी लाने के लिए हमारे वाजपेयी साहब ने बहुत बड़े पैमाने पर मदद किया है। उसी नीतियों पर आज मंत्री नितिन गडकरी महोदय काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इथेनॉल हो, बायोडीजल हो, नेशनल बाम्बू मिशन हो, ऐसे कई नीतियों के बारे में आपने ये मुद्दे उठाए और उस पर काम किया। आज वो नीतियाँ किस हद तक बढ़ चुकी है और कितना फायदा उसका हो रहा है हमारे देश को? सही बात कहे तो वो नीतियाँ जब हम लोगों ने लाई 2000 में इथेनॉल के बारे में जो पॉलिसी बनी, उस टाइम को जो शुरुआत की थी 8 सेंटर्स पर, यानी जो हमारे डेपोज थे सारे देश में, वो 8 सेंटर पर शुरू किया था। और उस पे से कम उस टाइम को काफ़ी पैमाने पर ध्यान देकर सारे चलते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अगले 10 साल कांग्रेस सरकार आ गई और वो कांग्रेस सरकार में कम से कम कुछ 10 साल में काम नहीं हुआ। फिर बाद में हमारी जब सरकार आई अभी 14 में,
तो उस पर ध्यान देने को शुरुआत की। हमारे मोदी जी ने बहुत बड़े पैमाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया और उस पर बहुत बड़े पैमाने पर पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा उस पर हमारे आदरणीय नितिन जी का बहुत बड़े पैमाने पर ध्यान था। इतना ही नहीं, वो प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बनाते थे और ये सारी चीज़ें पर ध्यान देने के लिए उसने हमें भी बहुत प्रोत्साहन दिया। इतना ही नहीं, उसने सरकार में मंत्री होने के नाते पॉलिसीज़ लाने में बहुत बड़ी मदद की और इसमें से बहुत बड़ी पॉलिसी ऐसी लाई कि हम जब ये यूज़ करते थे उस टाइम को करीब ज़्यादा से ज़्यादा 2% ही होता था, लेकिन आज वो पॉलिसीज़ की वजह से उसका प्रोपेगेंडा प्रचार होने से कम हम लोग अभी 5 से 6% तक सब्स्टिट्यूशन पर पहुँच गए। और हमारा जो लक्ष्य है एक्चुअली आज, पहले तो 8 लाख करोड़ था, अभी तो मुझे लगता है कि 1-2 साल में ये सारा इंपोर्ट के बारे में कहा जाए तो 25 लाख करोड़ तक हो जाएगा और बड़ा पैमाने पर ट्रेड डिफिशिट हो जाएगा। इसीलिए ये सरकार ने उस पर बहुत ध्यान देकर अभी 10% था पहले, 10% से अभी 20% की पॉलिसी लाई और 20% हमारा काम हो जाएगा तो हम कम से कम 15 से 20% तक सब्स्टिट्यूट करके 2 लाख करोड़ या कम से कम 3-4 लाख करोड़ रुपया हम बचा सकते। और इतना बचत होने के बाद हमने जो रिसोर्सेस उसके बारे में सोचे हैं, पहले तो हम मोलासिस यानी शीरे के माध्यम से हम लोग इथेनॉल का सोच रहे थे, लेकिन आज खाली शीरा नहीं है या मोलासिस नहीं है, आज हम लोग बहुत से ऐसे चीज़ें जो है हमारे पास है। मान लो मकई है, कई कसावा है, कई हमारे पास रॉटन फूड है, हमारे पास वेस्ट मटेरियल है, कई चीज़ों है कि जिस चीज़ों से हम लोग सोच रहे कि हम 20% तक हमारा जो अचीवमेंट है वो 24 या 25 तक पहुंच जाएंगे और उस टाइम को काफ़ी हम लोग इंपोर्ट का कट डाउन करेंगे। आने वाली पीढ़ी में जिस तरह से अब मिथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है देश को? क्योंकि कई चीज़ें जो है वो पहले इंपोर्ट की जाती थी जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब कुछ चीज़ें जो भारत में ही बन रही है, जैसे अब मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो या फिर इलेक्ट्रिक वाहन हो, तो इन सब को आप कैसे देखते हैं और ये कितना भारत देश के लिए फ़ायदेमंद है? देखिए, हम लोग इंपोर्ट करने की वजह से सारी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसका रेट जो है वो कितने रेट पर वो इंपोर्ट हो रहा है इस पर है। आज क्रूड ऑयल का भाव बहुत बढ़ गया है, क्रूड ऑयल का भाव बढ़ गया, नेचुरली इथेनॉल और हमारा पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए और सारा सोच और शोर हो रहा है वो सारा आजकल पेट्रोल और डीजल के प्राइस पर हो रहा है। और ये शोर इसीलिए है कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है ज़्यादा। हमारे पास रिसोर्स हो जाएंगे तो उसका इफ़ेक्ट इतना हो जाएगा तो हम लोग स्वयंपूर्ण हो सकते। खाली स्वयंपूर्ण होने से नहीं है, ये जो है पेट्रोल और डीजल से बहुत बड़े पैमाने पर पोल्यूशन होता है। इंपोर्ट होने से उसको रोज़गार किसी को नहीं मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ हम इथेनॉल बाय सीएनजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये सारी चीज़ें हम लोग बनाने लगेंगे, करने लगेंगे तो हमारे यहाँ खाली पोल्यूशन का जो बड़ा प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। प्रदूषण बहुत बड़े पैमाने पर है, आजकल सिटीज़ में मुश्किल हो रही है, आरोग्य बहुत बढ़ रहा है, बिगड़ रहा है, वो सारा अच्छी तरह से करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। और उसके साथ ही साथ इससे तैयार करने में, मिलाने में और उसको लाने में और कन्वर्ट करने के लिए बहुत सी बड़े पैमाने पर हमारे रोज़गार भी उपलब्धियाँ हो जाएगी। तो बहुत बड़े पैमाने रोज़गार होगा, पोल्यूशन कम होगा, किसानों का भाव बढ़ेगा और सारी चीज़ों अनेक लोगों को फ़ायदा होगा। एम.के. अन्ना पाटिल जी के बारे में, उनका राजकीय जो जीवन है वो तो ज़्यादातर लोग उनको जानते हैं, लेकिन उनकी बचपन की यादें हो वो काफ़ी लोग कम जानते हैं। एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ था जलगांव ज़िले में और उसके बाद वहाँ से उनकी जो जीवन परिचय है वो वहाँ से शुरू हुआ।
उसके बाद उन्होंने विदेश में जाकर केमिकल इंजीनियरिंग की और विदेश में ही उन्होंने सिर्फ पढ़ाई करके वहाँ पैसा कमाना उचित ना समझकर उन्होंने भारत लौटे और भारत में लौटने के बाद वह राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद उन्होंने कई बदलाव लाए। सर कैसा ये एक सफ़र रहा, क्योंकि आपने केमिकल इंजीनियरिंग विदेश में की, आप चाहते तो उधर जाकर पैसा भी कमा सकते थे, लेकिन आप भारत लौटकर राजनीति में आए और एक बड़ा बदलाव लाया आपने, किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं एक किसान का बेटा हूँ और ग्रामीण भाग का हूँ। ग्रामीण भाग का और किसान का होने नाते हम किसानों को जो दुख है, किसानों को जो आफत है और परेशानी है, वो भी अच्छी तरह से जानते और देहात के आदमी को किसी तरह से कितना ये रहना पड़ता है वो भी जानते। तो मैंने सोचा मैं तो खाली अमेरिका में रहूँगा तो पैसे कमाने के बिना दूसरा काम नहीं करूँगा, मेरा संसार, मेरी फैमिली बहुत अच्छी खुशी में रहेगी, लेकिन हमारे देश के बारे में, हमारे लोगों के बारे में कौन सोचेगा। इसलिए मैंने पढ़ाई करने के बाद ज़रूर सोचा कि नहीं, हमें थोड़ा ध्यान देके हमारे देश में जाना है और देश में कुछ ना कुछ हमें करना है। और लकीली, फॉर्चुनेटली आदरणीय वाजपेयी साहब, सच कहे तो प्रमोद जी महाजन और मुंडे जी, इन लोगों ने मुझे बहुत बढ़ावा दिया। उसके माध्यम से हम राजनीति में आ गए और राजनीति में आने के बाद सरकार के माध्यम से ओपनिया तैयार करना शुरू हो गया। और मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी मिली और उस सरकार में मुझे खाली रिस्पॉन्स मिला और सारे लोगों ने मुझे बहुत मदद की। इतना ही नहीं, सारे लोगों के भरोसे पर, लोगों के आशीर्वाद पर हम सब ये सारा चीज़ देश के लिए, हमारे समाज के लिए, सारे लोगों के लिए कर रहा हूँ। ज़्यादातर भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ M.K. अन्ना पटेल जी ने काम किया है। खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें खानदेश रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। वो क्या किस्सा है सर, हम जरूर जानना चाहेंगे। नहीं, यही था कि उस टाइम को मैंने जो हमारी किताब लिखी थी हमारे पर, उस टाइम को आदरणीय नितिन गडकरी जी ने पढ़ लिखा था, उसने रिमार्क भी दिया था। और उसने रिमार्क देने के बाद वो सोच रहे थे कि हमें ये M.K. अन्ना पटेल इससे नाम के नहीं पहचानना चाहिए, उसको इथेनॉल बैन नाम से पहचानना चाहिए। इसी तरह से हम खाली उधर जिले में तो रत्न कहते थे, लेकिन भारत में भी हमारे जो बड़े बड़े नेताओं थे, हमारे मित्र थे, चाहे वो आदरणीय आडवाणी जी हो, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी जी हो, ये सारे लोगों ने मुझे ध्यान से सुना और सब किया। तब अटल जी ने जब बताया कि नहीं भाई, आप तो खाली इथेनॉल बैन के माध्यम से थोड़ा खानदेश के रखता हूँ। सर, ग्राम विकास क्षेत्र में आपकी काफ़ी रुचि रही है, किस तरह से विकास आप इसमें देखते हैं और आगे क्या कुछ बदलाव लाना चाहते हैं और इसमें? एक्चुअली सच कहे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो ग्रामीण विकास के बारे में काम हुए, चाहे वो पीने का पानी का हो, चाहे वो रास्ते का हो और चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो, हमारे देहात के लिए ये सारी तीन चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये तीन चीज़ें को बढ़ावा देने के लिए, अच्छी तरह से उपलब्धियां करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया और सरकार ने उसको बहुत अच्छी तरह से साथ लिया और पॉलिसी बनाई। तो मुझे ये लगता है कि जब थोड़ा देहात की उन्नति हो जाए, क्योंकि हमारे देश में 85% लोग देहात पे रहते हैं, फॉरेन जैसे सिटीज़ में नहीं रहते हैं। और देहात में तो सारे बहुत से लोग खेती करते हैं और खेती के आधारित सारी उन्नति होना है तो वो देहात में होनी चाहिए। तो इसीलिए उसकी सुविधाएं होनी चाहिए। मान लो खेती का माल है, वो कहीं अच्छी जगह बेचने के लिए, अच्छी तरह से कारखाने को पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए तो रास्ते बनाए।
हर आदमी को पीने का अच्छा पानी मिले, शुद्ध पानी मिले, तो उसका आरोग्य थोड़ा अच्छा रहेगा और उसको भी काम मिलेगा, उसकी बॉडी तंदुरुस्त होगी और वो भी काम करेगा। इसलिए अच्छा पानी मिलना चाहिए, तो पानी की उपलब्धियाँ की। इसी तरह से जो देहात के लोगों को उपलब्धियाँ होनी चाहिए उसके बारे में काफ़ी सोचा है। उसी साथ साथ शिक्षा के बारे में बहुत ज़रूरत है। शिक्षा देहातों में होनी चाहिए, इसीलिए शिक्षा भी करने के लिए देहातों में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। इतना ही नहीं, उसका सारा जाल देहात से सिटी तक पहुंचा दिया और हमारे खेड़ूत के लोग भी अभी लड़कियां पर्टिकुलरली पढ़ने को अभी ज़रूरत ध्यान लेती है और आगे बढ़ती है। देश के युवा अभी शिक्षा से प्रोजेक्ट बनाने तक, प्रोजेक्ट से कई संशोधन करने तक काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह से कई युवा रुचि ले रहे हैं। और इस युवाओं का ध्यान जब सब चीज़ों पर जाएगा तो हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए सोच नहीं होगा। जैसे हमने आपको बताया कि रास्ते के बारे में सच बताए तो हमारा देश आदरणीय गडकरी के माध्यम से ही कहना चाहूँ तो 2-3 साल में हमारा देश दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। जैसे रास्ते के लिए क्या चीज़ चाहिए, रास्ते के लिए किस तरीके का कंक्रीटिंग होना चाहिए, किस तरीके का रास्ते के लिए मटेरियल होना चाहिए, किस तरीके का रास्ते का तरीका होना चाहिए, ये सारे टेक्निक्स ये सारे युवाओं के पास है। और युवाओं को इस पर हर चीज़ पर ध्यान देंगे तो हमारे देश की प्रगति बहुत जल्दी हो जाएगी और हमारा देश दुनिया में कहीं आगे बढ़कर उन्नति पर जाकर सब दुनिया को मार्गदर्शक बन जाएगा। सर 2014 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने कार्यकाल संभाला, कई बदलाव आए, लेकिन क्या लगता है आपको अगला प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं, या फिर कौन कैपेबल है जो हमारे देश को और आगे ले जा सकता है? क्या लगता है आपको इस बारे में? ये बड़ा कठिन सवाल मुझे आपने पूछा है, क्योंकि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। लेकिन सर आप जिस तरह से कह रहे काम इस बारे में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्चुअली सच बताए तो इस बारे में हमारा जो सोच होता है हमेशा वो पार्टी के बेस पर होता है, संगठन के बेस पर होता है और संगठन के माध्यम से जिस आदमी से सारे लोगों की रुचि होती है उसी आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। क्या लेकिन आपको लगता है कि महाराष्ट्र का कोई नेता जो है वो प्रधानमंत्री पद पर देखा जा सकता है? वही तो अभी डिस्प्यूट चल रहा है उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वही हमारे देश में अभी थोड़ा चर्चा का विषय हो गया और थोड़ा उसे हम लोग डायरेक्टली नहीं बता रहे इसी से। सर आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि इथेनॉल हो, नेशनल बाम्बू मिशन हो, ग्राम विकास क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में आपने काम किया है, कई बदलाव लाए हैं। आगे क्या बदलाव आपको एक्सपेक्टेड है, क्या बदलाव लाना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? मुझे लगता है कि हम लोगों को जो सारा ध्यान देना है वो ध्यान ये छोटी चीज़ें होती है। और जब सच बताए तो आजकल बहुत चीज़ें हमारे यहाँ वेस्ट होती है जी। जो वेस्ट के हम लोग अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से मान लो वेस्ट टू एनर्जी जैसा सब्जेक्ट है, मान लो वेस्ट टू एनी गुड प्रोडक्ट ऐसी चीज़ें हैं या कई ऐसी नई चीज़ें हैं कि जिसमें कहीं हम लोग संशोधन करके उस पर अच्छा ध्यान देकर कई नई चीज़ें बना सकते हैं। और जो देश संशोधन में, प्रैक्टिकल में और उसका यूज़ करने में आगे बढ़ता है वही देश की उन्नति ज़्यादा होती है। ऐसा बदलाव लाना हमारे देश में उचित है और मुझे लगता है कि सारा हमारा युवा नेतृत्व, युवा जनरेशन उस पर ध्यान दे तो जरूर हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही महान शख्सियत के साथ हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक देखते रहिए VSRS न्यूज़।